हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, जीएस पेपर हम 5 देखेंगे और उसके साथ प्री भी हम पूरा कवर करते हुए चलेंगे। और कैसे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारा जीएस पेपर 1 है और जो हमारा जीएस पेपर 5 है, ठीक है, इसमें तो क्या है, वो अपनी हिस्ट्री है, पूरे सेंटर की हिस्ट्री है। पर जो जीएस पेपर 5 है उसमें क्या है, उत्तराखंड की हिस्ट्री है। तो कैसे आप तथ्यात्मक जानकारी से मेंस का आंसर लिख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, जब जब हिस्ट्री वाले पोर्शन से पेपर बनता है मेंस का, खासकर मेंस का, तो इसमें डायनेमिक आंसर लिखना, ठीक है, डायनेमिक आंसर लिखना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे आप तथ्यात्मक क्या जानकारी से आप अपने मेंस के आंसर को बहुत अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत ही सुदृढ़ तरीके से लिख सकते हैं, वो हम इसी लेक्चर में देखेंगे। और ये सीरीज़ जो है वो आगे चलती भी चलेगी। पर आज हम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे हर पेपर के मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों में ही है। यहाँ तक कि अगर आप यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में भी देखेंगे तो आपको उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल वहाँ पर सिलेबस में दिखेगा। ठीक है, आप यूके पीएससी में जो पीसीएस का एग्ज़ाम है आप वहाँ पर देखो, आप लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम देखो, इवन जो और भी एग्ज़ाम है, रेंजर का हो गया, फॉरेस्टर का हो गया, आरओ एआरओ का हो गया, ठीक है, आपको वहाँ पर इसका क्या दिखेगा, सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज से क्या, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल। पर उससे पहले हम समझेंगे टाइमलाइन को, क्योंकि इतिहास में अगर आपको टाइमलाइन की जानकारी बहुत ही अच्छे से है, ठीक है, तो आप समझो कि इतिहास का 50% आप करके आ चुके हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास। तो देखो, उत्तराखंड के इतिहास को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, तो आज हम डिटेल में इसी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो प्रागैतिहासिक काल होता है उसके कोई भी लिखित प्रमाण हमको क्या है, नहीं मिलते, लिखित प्रमाण नहीं मिलते। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रागैतिहासिक काल के हमको लिखित प्रमाण नहीं मिलते। इसकी जानकारी हमको किन किन चीज़ों से मिलती है, तो शैल चित्रों से मिलती है, और जो पाषाण उपकरण थे, उस समय में होने वाले जो उपकरण थे उनसे हमको इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हम प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटते हैं, किसमें, पाषाण युग में बांटते हैं, ताम्र युग में बांटते हैं और महाश्म युग में बांटेंगे। ठीक है, तो अब जो पाषाण युग है, जो हमारा स्टोन एज है, अब देखो, इससे आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्या, तो जो आदि मानव था ना, आदि मानव कब से कब तक था इस पूरे पृथ्वी पर, तो 30 लाख साल पहले, 30 लाख साल पहले से 30 लाख पहले या 20 लाख साल पहले के आसपास जो यहाँ पर मानव था उसको क्या कहते थे, आदि मानव कहते थे। तो जब आदि मानव का क्या हुआ, लगातार विकास हुआ, ठीक है, तो 36,000 साल में जो आदि मानव क्या बन गया, आधुनिक मानव बन गया, मतलब होमो सेपियंस बन गया। ठीक है, तो जो आधुनिक मानव की जो परिभाषा है वो कौन से वर्ष में हमको देखने को मिली, तो 35,000 साल जब इंसान को क्या हो गया, लगातार इंसान अपने को अपग्रेड करता 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 जब तक इस किस में नहीं पहुंच गया, बीसी में नहीं पहुंच गया, 36,000 बीसी में नहीं पहुंच गया, तब वो क्या बन गया था, सॉरी, वो होमो सेपियंस मतलब आधुनिक मानव बन गया था। ठीक है, अब जब वो आधुनिक मानव बन गया था तो तब उसने क्या करा, उस आधुनिक मानव बनने के बाद भी उस पे क्या होने लग गया, लगातार वो इवॉल्व होने लग गया चीज़ों के साथ। ठीक है, लगातार उसका जुड़ाव होने लग गया, लगातार वो शिकार करने लग गया। ठीक है, फिर अपने जो हथियार है उनको बनाने लग गया शिकार करने के लिए, फिर वो कृषि करने लग गया। तो अब हम इस कालखंड को भी जानेंगे। ठीक है, तो फिर हम पाषाण युग को क्या बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, ये है नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, अब जो पुरा पाषाण काल का टाइम था वो कितना था, 36,000 से 8,000 बीसी के आसपास क्या था, पुरा पाषाण काल था। जो मध्य पाषाण काल था वो 8,000 बीसी से 4,000 बीसी के आसपास था। ठीक है, और जो नव पाषाण काल था वो 4,000 बीसी से 700 बीसी के आसपास था। यहाँ पर साथ ही साथ लिखा है लेकिन ये था 700 बीसी के आसपास। ठीक है, तो जो पुरा पाषाण काल था जो 36,000 से 8,000 बीसी के आसपास था, इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला होता है निम्न पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पुरा पाषाण काल और फिर होता है उच्च पुरा पाषाण काल। अब इसमें भी हम क्या देखेंगे कि उत्तराखंड में
उत्तराखंड में जो उस टाइम का होमोसेपियंस रहा होगा उसने क्या क्या किया होगा, ठीक है। तो जो निम्न पुरापाषाण काल में जो उपकरण मिले हैं हमको, ठीक है, वो कैसे मिले हैं, भारी मिले हैं, बेडोल मिले हैं। मतलब सोचो, अब जब आप कोई भी नई तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जाहिर सी बात है उसमें उतना पैनापन नहीं होता है, पैनापन इन द सेंस वो उतना अच्छे से इवॉल्व नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो उस टाइम के जो मानव थे उनके उपकरण भी कैसे थे, भारी थे, ठीक है, बेडोल थे, मतलब उनका कोई शेप नहीं था, ठीक है, भारी भी थे और शेप भी नहीं था। तो इनकी जानकारी हमको उत्तराखंड के किन किन जगहों से मिलती है, तो कालसी से मिलती है। कालसी में हमको कुछ ना कुछ ऐसा मिला होगा ना कोई ऐसा उपकरण मिला होगा, ठीक है। खुटानी से मिलती है, खुटानी में भी हमको कोई भारी उपकरण मिला होगा, कोई बेडोल उपकरण मिला होगा। श्रीनगर से भी मिलती है और आदि बद्री से भी हमको ऐसे उपकरण देखने को मिलते हैं। और किस काल के मिलते हैं, तो निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण हमको वहाँ से देखने को मिलते हैं। फिर हम जाते हैं निम्न पुरापाषाण से मध्य पुरापाषाण काल में, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो उपकरण मिलते हैं वो शल्क के रूप में मिलते हैं, मतलब फलक के टाइप से मिलते हैं, ठीक है, थोड़ा विकसित, है ना। जो मतलब पहले बेडोल थे अब उनमें कोई पैटर्न आ गया होगा, ठीक है, वो थोड़ा विकसित हो चुके होंगे। तो वो क्या थे, थोड़ा सा अधिक विकसित थे। किससे, निम्न पुरापाषाण के उपकरणों से वो क्या थे, थोड़ा अधिक विकसित थे। और ऐसे उपकरण हमको कहाँ से मिले हैं, तो ऐसे उपकरण मिले हैं हमको श्रीनगर से, ठीक है। अब जब हम मध्य पुरापाषाण काल से उच्च पुरापाषाण की तरफ आते हैं तो अभी तक उत्तराखंड में इसके कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसका मतलब यहाँ पर है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन केवल हमको क्या नहीं मिले हैं, साक्ष्य नहीं मिले हैं। किस चीज़ के, उच्च पुरापाषाण काल के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मानव 36,000 साल से 8,000 साल में उत्तराखंड में ऐसा विकास करता है कि पहले उसके जो उपकरण होते हैं वो भारी और बेडोल होते हैं। फिर जैसे वो थोड़ा थोड़ा आगे इवॉल्व होता है तो उसके जो उपकरण होते हैं वो थोड़ा और विकसित हो जाते हैं, ठीक है। और फिर आगे आगे तो हमको कोई साक्ष्य मिला ही नहीं है। फिर हम आ जाते हैं मध्य पाषाण काल में, ठीक है, 8,000 से 4,000 BC के आसपास, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि हिमयुग समाप्त होने की कगार पर होता है, मतलब अभी भी रहता है, ऐसा नहीं कि पूर्ण तरीके से ख़त्म हो जाता है, पर रहता है। इससे पहले क्या था, जो युग था ना वो पूरा बर्फ़ से ढका होता था, तो कृषि हो नहीं सकती थी। तो उस टाइम के मानव किस पे ज़्यादा रहते थे, तो शिकार पे ही रहते थे। तो इसीलिए तो वहाँ पर क्या केवल और केवल क्या किस चीज़ के साक्ष्य मिले हमको, उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ कि हिमयुग समाप्त हुआ, समाप्ति की ओर बढ़ा, तो इंसान और जो जीव जंतु हैं उनके क्या लाइफ स्टाइल में, मतलब उनके जो जीवनचर्या में उनमें अमूलचूल परिवर्तन हुआ, ठीक है। अमूलचूल परिवर्तन कैसे हुआ, तो उन्होंने क्या कर दिया होगा, खेती करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि अब हिमयुग समाप्त हो रहा है ना, ठंड कम हो रही है, तो धीरे धीरे क्या हो रही है, पृथ्वी गर्म होने लगी है। तो जीव जंतु जो हमारे जीव हैं उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया। जब खेती करना शुरू कर दिया होगा तो पशुपालन भी शुरू कर दिया होगा। तो यहाँ पर जो मध्य पाषाण काल में क्या हो गया होगा, खेती शुरू हो गई होगी, है ना। पशुपालन हो गया होगा शुरू, पशुपालन शुरू हो गया होगा, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में ये सब शुरू हो गया, ठीक है। अब जैसे ही हम नव पाषाण काल में आते हैं, मतलब 4,000 से 700 BC के आसपास आते हैं, तो मानव स्थायी रूप से भी निवास करने लग गया था, ठीक है। अब वो स्थायी रूप से निवास कैसे करने लग गया था, देखो जब वो फसल करेगा ऑब्वियस सी बात है उसके पकने का तो इंतज़ार करेगा ना, तो जब उसको पकने का इंतज़ार करेगा तो उसको कहीं एक जगह में तो रुकना पड़ेगा। तो वो उसने क्या कर दिया, मानव ने स्थायी रूप से अपने को निवास करना शुरू कर दिया। फिर मानव के जो उपकरण थे वो अब और ज़्यादा विकसित होने लग गए, ठीक है। उन विकसित उपकरणों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट उपकरण है वो क्या मिला है हमको, पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है अभी तक, ठीक है। तो हम आ गए नवपाषाण काल में, ठीक है। तो अब हम इस प्रागैतिहासिक काल में पूरे उत्तराखंड में देखेंगे कि हमको क्या कहाँ से कौन सी चीज़ मिली थी। इसको हम फैक्चुअल नॉलेज की तरह से गेन करेंगे, लेकिन फैक्चुअल नॉलेज के से पहले हम एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। फिर जब ये लेक्चर ख़त्म हो रहा होगा तो मैं इस मेंस के क्वेश्चन के आपको जो ये 3 क्या बनाए हैं, ये जो हेडिंग्स बनाई हैं, मैं इनमें आपको फिर और जानकारियाँ फिर दूंगा, ठीक है। तो जैसा मेंस का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक साक्ष्यों के महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, मतलब क्रिटिकल एग्जामिन करें इसको, ठीक है। और 150 शब्दों का क्वेश्चन है, मतलब जो मेंस एग्ज़ाम होता है ना, हमारे जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वो 150 मार्क्स का ही होता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है।
है ना। तो इसका आंसर हम लास्ट में देखेंगे, जब हम पूरा पढ़ चुके होंगे तो तब मैं आपसे इसके आंसर का एक स्ट्रक्चर भी क्या करूँगा, अपने द्वारा साझा करूँगा, ठीक है। फिर मैं इसका एक आंसर कहाँ डाल दूँगा, टेलीग्राम में डाल दूँगा, ठीक है। इसका एक मॉडल आंसर कहाँ डाल दूँगा, टेलीग्राम में डाल दूँगा। तो टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है, सर्च करो आप टारगेट UKPSC, ठीक है, UKPSC कहाँ पर सर्च करो, टेलीग्राम में। तो आपको जैसे ये इस चैनल का आइकन होगा ना, ये यहाँ इधर कहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो वैसे ही आइकन कहाँ पर होगा, टेलीग्राम में होगा। तो आपको वो क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं उत्तराखंड के इतिहास की तरफ, पुरातात्विक साक्ष्य की तरफ, ठीक है। तो पुरातात्विक साक्ष्य में जो सबसे बड़ा साक्ष्य है वो है हमारे पास कप मार्क्स, ओखली, ठीक है। तो क्या हुआ था कि हेनवुड ने 1856 में इन्होंने क्या करा था कि उत्तराखंड के पुरातात्विक विभाग का, इनको क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट यही फैक्ट है कि उत्तराखंड के पुरातात्विक विभाग का जनक किसे कहते हैं, तो हेनवुड को कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले चंपावत के देवीधुरा मंदिर में क्या खोजे थे, कप मार्क्स खोजे थे, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कप मार्क्सों की खोज किसने करी थी, तो हेनवुड ने करी थी। और कहाँ पर करी थी, तो देवीधुरा मंदिर में करी थी। अब एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर ये है कि देवीधुरा मंदिर में एक मेला लगता है, पाषाण या बग्वाल मेला लगता है, ठीक है। तो इस बग्वाल मेले में क्या इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर पहले पत्थरों की होली होती थी, ठीक है। क्या होती थी, पत्थरों की होली होती थी। लेकिन अब 2013 के बाद यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो गया है, फूलों की होली होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पर क्या होती थी, पत्थरों की होली होती थी इस बग्वाल मेला में, लेकिन अब क्या होना स्टार्ट हो गया है वहाँ पर, तो वहाँ पर फूलों की होली खिलना शुरू हो चुका है, ठीक है। ये एक फैक्ट हो गया, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं 1877 में रिवेट कॉर्नॉक नाम के एक इतिहासकार और हुए, पुरातात्विक विभाग के एक और इतिहासकार हुए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने द्वारहाट अल्मोड़ा में चंद्रेश्वर मंदिर में लगभग 200 कप मार्क्स खोजे, ठीक है। और इसकी तुलना इन्होंने कहाँ पर करी कि यूरोप में मिले जो कप मार्क्स हैं वहाँ से करी। अब ऐसा क्यों किया, तो देखो क्या हुआ था कि यहाँ पर जो कप मार्क्स मिले थे, कहाँ पर, चंद्रेश्वर मंदिर में, वो भी क्या थे, 12 समानांतर पट्टियों में थे। और जो यूरोप के कप मार्क्स थे वो भी कैसे मिले थे, 12 समांतर पट्टियों में मिले थे। तो तब इन दोनों ने, इनकी तुलना कहाँ से कर दी गई, जो चंद्रेश्वर मंदिर में कप मार्क्स मिले हैं, तो यूरोप से मिले कप मार्क्सों के साथ इनकी भी तुलना करनी शुरू कर दी। अब द्वारहाट में कुछ फैक्ट्स हैं। द्वारहाट को क्या बोलते हैं, कुमाऊं का खजुराहो कहते हैं। कुमाऊं का खजुराहो क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मंदिर में भी हमको कैसे मिलते हैं, चित्र, नग्न अवस्था में चित्र मिलते हैं, ठीक है, अवस्था में चित्र मिलते हैं। और खजुराहो में भी हमें वैसे ही क्या मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, चित्र नहीं, सॉरी, मूर्तियाँ मिलती हैं द्वारहाट में भी, ऐसे नग्न अवस्थाओं में मूर्तियाँ मिलती हैं। द्वारहाट को क्या बोलते हैं, मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मंदिरें हैं। इसको ये क्या है, मीठी मूलियों के लिए भी प्रसिद्ध है, कौन, द्वारहाट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि और आगे बढ़ते हैं, तो कुछ प्रमुख इतिहासकारों और उनकी खोज। तो देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने एक क्रम देखा किसका, कप मार्क्सों का, कि कप मार्क्स पहले हेनवुड ने खोजे, फिर रिवर्ट कॉर्नॉक ने खोजे, ठीक है। फिर हम अब देखते हैं कि कुछ इतिहासकारों ने भी तो खोज करी थी। तो यशोधर मठपाल, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने रामगंगा नदी घाटी मतलब नौला गाँव में 73 कप मार्क्सों की खोज करी थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक इन्होंने एक लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना करी है भीमताल में, कब करी है, 1983। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है। चाहे आप UKSSC का पेपर उठा के देख लो, कोई भी पीछे, कोई भी नहीं, मतलब एक आध साल पहले, जैसे मुझे याद है कि जो ये क्या होता है, ये क्लर्क वाला एग्ज़ाम होता है, क्या बोलते थे हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो क्लर्क वाला एग्ज़ाम है उसमें देखना आप, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है कि लोक संस्कृति संग्रहालय की खोज किसने करी है, तो किसने करी है, यशोधर मठपाल ने करी, और कब करी है, 1983 में करी है, ठीक है। फिर यशवंत कटोच है। तो यशवंत कटोच की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, यहाँ पर लिखा है नवीन इतिहास, ठीक है। तो ये पुस्तक किन्होंने लिखी है, तो यशवंत कटोच ने कौन सी पुस्तक लिखी है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ठीक है। तो इन्होंने पश्चिमी नयार घाटी में कप मार्क्स खोजे थे, और इन्होंने मंडल गाँव, गोपेश्वर चमोली का भी जिक्र किया है। तो जो ये मंडल गाँव है ना, मंडल गाँव, ये गढ़वाल का क्या है, चेरापूंजी है। ये आपको याद होना चाहिए कि गढ़वाल का चेरापूंजी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं मंडल गाँव को। और ये मंडल गाँव कहाँ पर है, चमोली में है। उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहते हैं, तो नरेंद्र नगर को कहते हैं, जो कि टिहरी में है। और कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहते हैं, तो सूखी ढाक, जो कि कहाँ पर है, चंपावत में है। तो इसे कहते हैं कुमाऊं का चेरापूंजी। तो ये 3-4 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमको शैल चित्र कहाँ कहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमको शैल चित्र मिले हैं कहाँ से, लखू उड्यार से मिले हैं। शैल चित्र मतलब समझ रहे हो ना, पत्थरों पर जो
क्या बन मिलते हैं, पत्थरों पर मिलने वाले चित्र, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कहते हैं शैल चित्र। ठीक है, तो कहाँ से मिले हैं, तो दलबैंड बाड़े छीना अल्मोड़ा से मिले हैं हमको लखुड्यार, मतलब लखुड्यार कहाँ पर है, दलबैंड बाड़े छीना अल्मोड़ा में है, और यहाँ से हमको क्या मिले हैं, शैल चित्र मिले हैं। कौन सी नदी के किनारे हैं, तो सुयाल नदी के किनारे हैं। इसका प्राचीन नाम क्या है, तो मती है ये। ठीक है, सालमती है। किसका नाम, सोयाल नदी का पुराना नाम क्या है, तो सालमती है। तो इसके तट पे मिले हैं हमको, इसके तट पर क्या है, लखुड्यार, और लखुड्यार से हमें क्या मिले हैं, शैल चित्र मिले। तो किसने खोज करी इसकी, तो 1968 में MP जोशी जी के द्वारा यहाँ पर खोज की गई थी। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं यहाँ की क्या है, तो यहाँ पर क्या क्या मिले हैं, देखो यहाँ मनुष्यों को सामूहिक नृत्य करते हुए हाथों में हाथ डाले दिखाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो दो यहाँ पर दो चित्र ऐसे मिले हैं जो सामूहिक नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, चित्रों में ज्यामितीय और लहरदार आकृतियाँ हैं। देखो तो इम्पॉर्टेंट ये है, ज्यामितीय चित्र थे वहाँ पे, और आपको वर्ली पेंटिंग अगर याद हो, कहाँ की, महाराष्ट्र की। ठीक है, तो वहाँ वो पेंटिंग भी कैसी है, वर्ली पेंटिंग भी कैसी है, ज्यामितीय है वो। ठीक है, तो ये भी याद है। यहाँ पर रंग कौन कौन सा लगा, मतलब मिला है हमको, तो गेरू रंग मिला है, सफ़ेद रंग मिला है, और लाल रंग मिला है। आकार कैसा है, तो नाग के फन के जैसा है। ठीक है, और यहाँ मनुष्य के साथ छिपकली का भी चित्र मिला है। ठीक है, इसकी तुलना किससे करी गई है, भीमबेटका की गुफाओं से की गई है। इसे चित्रों का संग्रहालय भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है चित्रों का संग्रहालय, तो भीमबेटका को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब लखुड्यार की जो विशेषता है वो क्या है, वो ये है, ये जो आपके सामने है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम एक मलारी गांव है, तो मलारी गांव से भी हमको बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो यह उत्तराखंड के सबसे प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्यों में से एक है। ठीक, क्या है, मलारी गांव में। ठीक है, जो हमको मिले हैं। इसकी स्थिति क्या है, तो धौली गंगा नदी के घाटी पर है ये। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी, तो 1956 में शिव प्रसाद डबराल द्वारा किसकी खोज हुई है, मलारी गांव में की खोज हुई है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, इनको उत्तराखंड का क्या कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं और चारण भी कहते हैं। और इनका संबंध कहाँ से है, तो दुगड्डा से इनका संबंध है। ठीक है, इनकी पूरी जो लाइफ साइकिल चली है वो दुगड्डा के आसपास चली है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्खनन देखो, मलारी गांव का उत्खनन 2 चरणों में हुआ है। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा ये यहाँ पर 2 चरणों में क्या किया गया है, उत्खनन किया गया है। तो जो पहला बैच था वो 1983 में गया, इनको तो कुछ नहीं मिला। लेकिन जो दूसरा बैच गया 2002 में, इनको बहुत कुछ मिला। वहाँ से क्या क्या मिला, देखो एक तो 5.2 किलो का सोने का क्या मिला, मलारी गाँव से मुखौटा मिला। फिर एक कांसे का कटोरा मिला। ठीक है, यहाँ पर 10 तस्तरियाँ भी मिली, और घोड़े और भेड़ की तो क्या मिले, अवशेष मिले, और मोनाल के यहाँ से क्या मिले, तो चित्र मिले। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मलारी गांव से हमको इतनी सब कुछ चीज़ें मिली हैं जो कि हमारे पुरातात्विक साक्ष्यों के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो जो मलारी गांव में समाधान मिले हैं, समाधान जो जो समाधान मिले हैं, इनकी तुलना पाकिस्तान के स्वात घाटी से भी की गई है। यह क्या है, मेगालिथिक पीरियड से संबंधित है, जो महापाषाण काल है ना, जो अभी हमने पीछे देखा था, उससे संबंधित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर राहुल संक्रांतियान जी का भी जिक्र होता है यहाँ पर, कि राहुल संक्रांतियान जी का मत है कि उन्होंने मलारी गाँव के समाधानों को खस जाति से संबंधित बताया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और राहुल संक्रांतियान जी का जो मूल नाम था वो क्या था, केदारनाथ पांडे था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 1893 में आजमगढ़ में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुई थी, 1963 में दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी, राहुल संक्रांतियान जी की। कई बार आ जाता है केदारनाथ पांडे, इनका बचपन का नाम पूछा जाता है कई बार, कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो केदारनाथ पांडे था। ठीक है, फिर अल्मोड़ा के कुछ शैल चित्र भी मिले हैं। तो जो अल्मोड़ा के शैल चित्र हैं उनकी खोज किसने करी है, तो उनकी खोज करी है यशोधर मठपाल ने। जैसे फड़कानौली और पेटसाल, तो फड़कानौली की खोज हुई थी 1985 में। यहाँ क्या मिले हैं कि यहाँ पर 3 शैलाश्रय मिले हैं, रॉक शेल्टर मिले हैं। ठीक है, गुफाएं मिली हैं। और यहाँ पर क्या है, जो फड़कानौली, ठीक है ना। और उत्तरकाशी जो उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर संकलिपि का भी प्रयोग मिलता है हमको। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट पता नहीं कहाँ से आए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कई बार पूछ सकते हैं कि संकलिपि का
हमको साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वो कहाँ से मिलता है, उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल नामक 2 स्थानों से हमको क्या मिलता है, वहाँ पर संकर लिपि का प्रयोग मिलता है। फिर पैठ साल को देख लेते हैं। तो ये खोज किसने इसकी खोज कब हुई थी, 1989 में। फड़गानौली की खोज कब हुई थी, 1985 में। यहाँ से 3 सैलासिरे मिले थे। और जो पैठ साल है इसकी खोज कब हुई थी, तो 1989 में हुई थी। और यहाँ से नृत्य करते हुए मानवों के चित्र मिले, और वो कौन से रंग के हैं, तो कथई रंग के हैं। ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि जो पैठ साल में नृत्य करते हुए मानव चित्र मिले हैं वो कौन से रंग के हैं, तो वो है कथई रंग के। ठीक है। फिर फल सीमा भी कहाँ पर है, अल्मोड़ा का ही है। ठीक है। फल सीमा, यहाँ योग मुद्रा और कथई रंग में नृत्य करते हुए मानव चित्र मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है फल सीमा। ठीक है। फिर ताम्र मानव आकृतियाँ भी मिली हैं कहीं से, जैसे बनकोट कहाँ है, पिथौरागढ़ में, और नैनी पाताल भी कहाँ है, पिथौरागढ़ में। तो बनकोट की खोज कब हुई थी, 1989 में हुई। मतलब बनकोट की नहीं हुई थी, सॉरी। जो यहाँ पर क्या मिले हैं, जो हमको यहाँ पर साक्ष्य मिले ना, उनकी खोज की बात कर रही हैं 1989 में। यहाँ से हमको क्या मिले, 8 मानव आकृतियाँ मिली हैं, ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ रखी गई है, तो अल्मोड़ा राजकीय संग्रहालय में रखी गई हैं। और जो नैनी पाताल है, नैनी पाताल में जो इनकी खोज कब हुई थी, तो 1999 में हुई थी। और यहाँ से कितनी ताम्र आकृतियाँ मिली, तो 5 ताम्र आकृतियाँ मिली। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि बनकोट से 5 ताम्र आकृतियाँ मिली थी और नैनी पाताल से 8, तो वो उल्टा कर दिया मतलब यहाँ पर। ठीक है। तो बनकोट से कितनी ताम्र आकृतियाँ मिली थी, तो 8 ताम्र आकृतियाँ मिली थी। और नैनी पाताल से कितनी मिली थी, तो 5 ताम्र आकृतियाँ मिली थी। ठीक है। एक ताम्र आकृति एक जगह और से मिली है, अल्मोड़ा से मिली है, और वो कब मिली है, 1886 में मिली है। ठीक है। तो ये भी है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि जो पुरोला उत्तरकाशी है, यहाँ से पालतू भेड़ की हड्डी के अवशेष भी मिले हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो कुछ और भी स्थान है जहाँ से हमको कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, जैसे लुईथाप है। लुईथाप कहाँ है, तो अल्मोड़ा का है। तो यहाँ से क्या मिले हैं, तो यहाँ से मनुष्य को शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर कुछ चित्र ऐसे मिले होंगे जो कि क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, जो हंटिंग कर रहे हैं। और कौन से रंग के हैं, तो वो है वहाँ पर कौन से उन शैल चित्रों में कौन सा रंग यूज़ किया गया है, तो लाल रंग यूज़ किया गया है। ठीक है। फिर किमनी गाँव का है, चमोली में है। और कौन से स्थान में, मतलब किस नदी घाटी के इस पर है, तो पिंडर घाटी के इस आसपास है। कौन सा गांव है, किमनी गांव। ठीक है। थराली के पास। और इसमें कौन से चित्र में कौन से रंग का यूज़ हुआ है, तो सफ़ेद रंग का यूज़ हुआ है। तो किमनी गांव में कौन से रंग का, सॉरी, किमनी गांव में जो शैल चित्र मिले हैं वो उनमें कौन सा रंग यूज़ हुआ है, तो उनमें सफ़ेद रंग यूज़ हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर विशेषता क्या है कि यहाँ चित्र जो हैं वो हथियार मिले हैं। मतलब यहाँ पर कैसे चित्रित मिले हैं, तो हथियार वाले वेपन मिले हैं यहाँ पर। ठीक है। देखो एग्जैक्ट तो वो वेपन थे या नहीं थे, है ना, वो तो वो उसी टाइम के लोग बताएंगे, लेकिन वो कुछ ऐसे आकार में होंगे कि जो वेपन के जैसे दिख रहे होंगे आजकल के टाइम पे। तो हमने उनको क्या बोल दिया कि वहाँ पर चित्र कैसे मिले थे, हमको हथियार के जैसे मिले थे। फिर हुडली का है उत्तरकाशी में, तो ये यमुना नदी घाटी के पास में। यहाँ से हमको कैसे चित्र मिले हैं, तो नीले रंग के चित्र मिले हैं। ठीक है। फिर थापली टिहरी में है, और यहाँ से कैसे साक्ष्य मिले हैं, तो PGW मतलब पेंटेड ग्रेवियर के क्या मिले हैं, इनको मृद भांड मिले हैं। तो यहाँ से क्या मिले हैं, चित्रित धूसर मृद भांड मिले हैं। कृषि यहाँ से धान की खेती के क्या मिले हैं, हमको साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ से, थापली से। और पुरोला का जिगर मतलब पुरोला से हमको क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिले। तो पुरोला कहाँ है, पुरोला है उत्तरकाशी में। ठीक है। उत्तरकाशी में। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो हमको बर्तन है वो हमको 2 ही जगह से मिले हैं मृद भांड। वो कहाँ से मिले, एक तो थापली से मिले हैं दूसरा मृद भांड, और एक पुरोला से मिले हैं मिट्टी के बर्तन। ठीक है। थापली से हमको और किस चीज़ के साक्ष्य मिले, कृषि के साक्ष्य मिले, और धान की खेती के भी हमको यहाँ से क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो फिर आपके लिए कुछ MCQ हैं, आप इन MCQ को मेरे साथ सॉल्व करो। ठीक है। आप देखो कि आपको कितने आ गए हैं, आते हैं, मतलब आपके दिमाग में कितना बैठा है। ठीक है। तो उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, जिन्होंने 1856 में देवीधुरा में कपमाक्सों की खोज करी थी, तो वो किसे बोला जाता है, उनको हेनवुड को बोला जाता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर सुयाल नदी सालमती है ये। ठीक है। सालमली नहीं है बल्कि सालमती के तट पर स्थित लघु उड्यार के शैल चित्रों का मुख्य विषय क्या है, तो वहाँ पर क्या है, सामूहिक नृत्य है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा कि उत्तरकाशी के हुडली नामक स्थान पर जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो कौन से रंग के, तो हुडली कैसे रंग के हैं, नीले रंग के हैं। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बनकोट, मैंने बोला था कि बनकोट वैसे 1989 में कितने ताम्र आकृति, देखो बनकोट से तो 8 मिली है, और नैनी पाताल से कितनी मिली है, तो 5 मिली है नैनी पाताल से। ठीक है। नैनी पाताल से कितनी मिली है, तो वो 5 मिली है, लेकिन बनकोट से कितनी मिली है, तो वो 8 मिली है
है ना। फिर अब देखते हैं उत्तराखंड के साहित्यिक स्रोत। देखो अभी तक तो हमने पुरातात्विक स्रोत देखे कि मृद भांड हो गया या हमने शैल चित्रों को देखा, है ना, तो वो होते हैं पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। अब हमारे हैं साहित्यिक स्रोत। तो वेदों में तो वेद हमारे सबसे इम्पोर्टेंट वेद क्या है, ऋग्वेद है। तो उत्तराखंड का उल्लेख करने वाला कौन सा प्रथम वेद है, तो वो है ऋग्वेद, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी उपनाम से जाना जाता है उत्तराखंड को, तो देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब पुराण देखो, पुराण में सबसे इम्पोर्टेंट पुराण है स्कंद पुराण। और स्कंद पुराण में हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। पहला है केदारखंड, दूसरा है मानसखंड, तीसरा है नेपाल, चौथा है जालंधर और पांचवा है कश्मीर, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पर जो स्कंद पुराण में जो हिमालय को 5 भागों में बांटा है, वो दो कहाँ पर आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं। एक केदारखंड, एक मानसखंड। तो जो केदारखंड है उसकी सीमा कहाँ से, तो हरिद्वार माया क्षेत्र से और हिमालय तक की जो हिमालय तक की जो सीमा है उसमें क्या आता है, केदारखंड आता है। और जो नंदा देवी से और कालीगिरी तक है वहाँ पर क्या आता है, मानसखंड आता है, ठीक है। और जो स्कंद पुराण में अन्य नाम इनके यहाँ के क्या रखें, तो खसदेश हो गया, ब्रह्मपुर हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो इनका जिक्र हमको कहाँ पर मिलता है, कौन से पुराण में मिलता है, तो वो मिलता है हमको स्कंद पुराण में, ठीक है। फिर ब्राह्मण ग्रंथ भी है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में एक ब्राह्मण है हमारे पास, ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद का ही उपवेद है ना, ब्राह्मण है, मतलब ये क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण है। और यहाँ पर उत्तराखंड के लिए कौन सा शब्द का यूज़ किया गया है, तो उत्तर कुरु शब्द का यूज़ किया गया है, ठीक है। फिर महाभारत में तो देखो, महाभारत में 18 पर्वों का जिक्र है, लेकिन 18 पर्वों में से एक पर्व क्या है, वन पर्व है। तो इस वन पर्व में क्या मिलता है, उत्तराखंड की चर्चा मिलती है। क्या नाम दिया गया है यहाँ पर, तो इसे स्वर्ग भूमि बोला गया है, तपोभूमि बोला गया है और बद्रिकाश्रम बोला गया है, ठीक है। तो एक फैक्ट यहाँ पर यह है कि व्यास जी की जो षष्टिलक्ष्य संहिता है ना, षष्टिलक्ष्य संहिता की रचना कहाँ पर की गई है, तो बद्रिकाश्रम में ही करी है। और वो किसने करी है, तो व्यास जी ने करी है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर बुद्ध ग्रंथ में भी उत्तराखंड का नाम क्या देखने को मिलता है, हेमवंत देखने को मिलता है। और अगर हिमवंत देखने को मिलता है, हिमवंत, ठीक है। और अगर हेमवंत आएगा तो वो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो वेदों में देखने को मिलता है, ठीक है। वेदों में देखने को क्या मिलता है, हेमवंत। और हेमवंत कहाँ पर मिलता है, तो बुद्ध ग्रंथ में देखने को मिलता है। और ये बुद्ध ग्रंथ की भाषा क्या है, तो पाली है। तो ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। फिर कुछ विदेशी यात्री भी आए थे, उन्होंने भी अपने क्या करा है, अपने इस उत्तराखंड को भी उन्होंने कुछ कुछ नाम दिया। जब विदेशी यात्री कहाँ हैं, उत्तराखंड में है। तो सबसे पहले कौन सा विदेशी यात्री उत्तराखंड में आया, तो वो आ गया व्हेनसांग। व्हेनसांग का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, युआन चौड़ है इसका नाम, ठीक है। ये युआन चौंग नहीं है, ये युआन चौड़ है, ठीक है। तो युआन चौड़ किसका नाम है, तो व्हेनसांग का नाम है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, तो सीयू की है, ठीक है। और ये कब आया था, तो भारत में आया था ये 629 ईस्वी में, ठीक है, हर्षवर्धन के समय में। और ये हरिद्वार में आया कब, 634 ईस्वी में आया, ठीक है। और वापस कब गया, तो ये 645 ईस्वी में कहाँ चला गया, वापस चाइना चला गया, ठीक है। तो अब व्हेनसांग द्वारा दिए गए कुछ प्राचीन नाम हैं। तो इसने हरिद्वार को क्या बोला है, मोयूलो का है। और इसका क्षेत्रफल कितना बताया, तो 20 ली बताया है, ठीक है। गंगा को इसने क्या बोला है, तो गंगा को इसने महाभद्रा बोला है, ठीक है। काशीपुर को इसने गोविषाण बोला है, कालसी को इसने शुद्ध नगर बोला है, मुनस्यारी को इसने टिकसैन बोला है, और नानकमत्ता को इसने क्या बोला है, बक्सी बोला है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो शत्रुघ्न नगर है ना, शत्रुघ्न नगर को क्या बोला है, तो जो पोंटा साहिब है ना, इसी को क्या बोला गया है, शत्रुघ्न नगर बोला गया है। जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर जो जहाँ पर मिलते हैं वो पोंटा साहिब ही जगह है, और वहाँ के लिए क्या बोला गया है, तो शत्रुघ्न नगर बोला गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर महाभारत और पौराणिक तथ्य भी है। तो इसमें एक कहानी चलती है, ठीक है, एक प्रसंग चलता है, उषा और अनिरुद्ध का प्रसंग चलता है। तो इसमें क्या प्रसंग चलता है, महाभारत में वाणासुर की पुत्री उषा और भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के प्रेम प्रसंग का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। तो जो ऊखी मठ है, उषा के नाम पर ही इस जगह का नाम क्या रख दिया गया है, ऊखी मठ रख दिया गया है। तो इसका महत्व क्या है, ऊखी मठ में केदार नाथ जी की शीतकालीन पूजा होती है, और वो कहाँ पर होती है, तो ओंकारेश्वर मंदिर में यहाँ पर क्या होती है, केदारनाथ जी की शीतकालीन पूजा होती है, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो वाणासुर की राजधानी कहाँ पर है, वाणासुर की राजधानी है सोनितपुर थी, ठीक है। इसकी राजधानी मतलब जो इसकी राजधानी थी वो कहाँ थे, सोनितपुर थी। इसे एक और नाम से भी बोला जाता है, सलाणागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो जो उसी नगर था वो क्या था, ठीक है। तो महाभारत के अनुसार उसी नगर के राजा ने यमुना की सहायक नदी जला और उपजला, और वर्तमान में इनको क्या बोलते हैं, रुपिन
और सुपिन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये रुपिन और सुपिन, ठीक है। तो उस टाइम पे इसको क्या बोलते थे, जला और उपजला। ये तट पर एक यज्ञ करवाया था, वो वही है, मतलब रुपिन सुपिन नदियों का संगम है, नटवाड़ उत्तरकाशी में है। और यहाँ पर उत्तरकाशी में कौन सा मेला लगता है, तो गेंदुआ का मेला लगता है, गेंदुआ का मेला। देखो यहाँ पर दो मेले हैं, देखो एक तो गेंदुआ का मेला है, मैं बता देता हूँ आपको, गेंदुआ का मेला लगता है उत्तरकाशी में, ठीक है, कहाँ पर लगता है, उत्तरकाशी में। और गेंद का मेला, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गई, ठीक है, हाँ। तो यहीं पर थे हम। तो उत्तरकाशी में क्या लगता है, गेंदुआ का मेला लगता है, ठीक है, गेंदुआ का मेला लगता है उत्तरकाशी में। लेकिन एक पौड़ी में भी लगता है, पौड़ी में एक जगह है, दुगड्डा के पास है वो जगह, ठीक है, वहाँ पर क्या लगता है, गेंद का मेला लगता है। डाडा मंडी है वो जगह, क्या है, डाडा मंडी एक जगह है पौड़ी में, ठीक है, वहाँ पर क्या लगता है, तो वहाँ पर गेंद का मेला लगता है। और गेंदुआ का मेला कहाँ लगता है, उत्तरकाशी में लगता है, ठीक है। विस्तार क्या था, तो यमुना पश्चिम से लेकर काली नदी पूर्व तक के क्षेत्र को क्या कहते थे, उसी नगर कहते थे। ऋग्वेद में उत्तराखंड को उसी नगर भी कहा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है। अब उसके बाद उस टाइम के जो शैल चित्र थे, शैल चित्रों में हमको कुछ शब्द और उनके मीनिंग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है पल्लिका, पल्लिका उस टाइम पे बोलते थे छोटे ग्राम को, ठीक है। भृत्य क्या बोलते थे, तो सेवक को बोलते थे। कोटपाल किसको बोलते थे, तो गढ़ रक्षक को कहते थे। अक्षपटलिक किसको बोलते थे, तो लेखा परीक्षक को कहते थे। महादंड नायक प्रधान सेनापति, प्रतिहार द्वार रक्षक, बलाध्यक्ष सेना नायक, कुलचारिक तहसीलदार, तालुका तहसील। और यहाँ पर महामनुष्य नहीं है, बल्कि क्या है, महत्तम है, क्या है, महत्तम, ठीक है, ये महत्तम है, ये महामनुष्य नहीं है, बल्कि ये महत्तम है। और महत्तम को क्या कहते थे, तो ग्राम शासक कहते थे। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये सीधे सीधे पेपर में मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। यूके ट्रिपल एससी में तो बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन कुछ भी आ जाते हैं ऊटपटांग से, तो ये आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में सीयूकी में हरिद्वार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो वो किया गया है मोयुलू, ठीक है। ये इसकी माप कितने बताई, इसने 20 ली बताई, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर है गोरखा गुफा में चित्र, देखो गोरखा गुफा के चित्रों में मानवों को मुख्य रूप से किस आकार में दिखाया गया है, तो त्रिशूल आकार में दिखाया गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर प्राचीन ऐतिहासिक शब्दावली में अक्षपटली क्या था, तो क्या था, ये लेखा परीक्षक। अभी हमने यहाँ पर पीछे देखा ना, यहाँ पर देखो ये अक्षपटलिक होगा, यहाँ पर कहीं पर अक्षपटलिक क्या है, लेखा परीक्षक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो किस स्थान से प्राप्त शैल चित्रों में मानवों को योग मुद्रा के चित्र मिले हैं, तो वो कहाँ पर मिले हैं, फल सीमा से मिले हैं। योग चित्र के मतलब योग मुद्रा के चित्र हमको कहाँ से मिले हैं, तो फल सीमा से मिले हैं, ठीक है। फिर उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल में के पुनर्निर्माण में, अच्छा ये तो चलो सॉरी मेंस का क्वेश्चन था, अब ये मेंस का क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे कि देखो अब ये 150 शब्दों का है, तो इसको कैसे लिखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसका पैटर्न बता देता हूँ कि इसको कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक साक्ष्यों के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण किए। देखो जब भी ये 150 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले एक इंट्रो लिखना होता है आपको। और इंट्रो मिनिमम कितने शब्दों का, 30 से 50 शब्दों के आसपास क्या लिख दो, इंट्रो लिख दो एक, ठीक है। तो वो इंट्रो आप खुद से सोचो अभी और उसको लिख लो। लेकिन मैं आपको ना एक जो मेन बॉडी है, अब ये हम क्या करेंगे कि मेन बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहले हमने प्रागैतिहासिक काल में क्या पढ़ा है, प्रागैतिहासिक काल के पुनर्निर्माण में जो पुरातात्विक साक्ष्यों के महत्व है ना, उनको हमने 3 क्या मेन पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहला है सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का चित्रण उस टाइम पे कैसे था, दूसरा है तकनीकी और आर्थिक प्रगति कैसे थी, और फिर है धार्मिक और अंतिम संस्कार किस हिसाब से होते थे वहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए कि पहले सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, तो इसको हम कुछ टॉपिक में तोड़ सकते हैं। जैसे उस टाइम पे
सामुदायिक जीवन कैसा था। पहले हम इस पे देख लेते हैं कि वहाँ पर सामुदायिक जीवन कैसा था। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पर एक तथ्य पढ़ा था हमने कि पीछे की क्या, अल्मोड़ा के लखोट डैर में हमको क्या मिला था, सामूहिक नृत्य करते हुए हमको क्या चित्र मिल गए थे। इससे हमको क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर क्या था, आदि मानव एक सामाजिक प्राणी बन चुका था। ठीक है, तो जो हमने क्या पढ़ा था कि जो लखोट डैर थे वहाँ पर हमने देखा था कि समूह में मतलब ग्रुप में क्या कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर आदि मानव क्या हो चुका था, या जो आधुनिक मानव है वो क्या हो चुका था, हमारा सामाजिक प्राणी हो चुका था। ठीक है, सामाजिक प्राणी हो चुका था। ठीक है, तो जब वो सामाजिक प्राणी हो चुका था तो यहाँ से देखने को तो मिल रहा है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का चित्र नहीं तो दर्शा रहा है यहाँ पर। दूसरा हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कलात्मक विकास भी हो गया था इसमें, इस टाइम पे कलात्मक विकास। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझेंगे कि कलात्मक विकास कैसे हो गया था। तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं ना कि यहाँ पर हमको विभिन्न रंगों के चित्र मिले थे, और वो भी कैसे मिले थे, विभिन्न, मतलब बहुत सारे रंग यूज़ हो रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, कैसे, जैसे सफ़ेद रंग, जो वाइट रंग है वो कहाँ मिल रहा है हमको, किमनी गांव में देखने को मिल रहा है। ठीक है, किमनी गांव में देखने को मिल रहा है। जो नीला रंग है वो हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, हुडली में देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जो लाल और गेरुआ रंग है वो कहाँ देखने को मिल रहा है हमको, तो वो मिल रहा है हमको लोथाप में। तो इससे क्या पता चलता है कि उस टाइम के लोग क्या करने स्टार्ट कर दिया था, उनमें कलात्मक विकास भी होना शुरू हो गया था, वो लोग चित्र भी बनाना स्टार्ट करने लगे थे। फिर हम एक हेडिंग इसमें और भी डाल सकते हैं, पशुपालन वाली, पशुपालन और शिकार, ये तो हम डाल ही सकते हैं ना। अब आप बोलोगे कि ये तो हमको क्या लोथाप से हमको वो नहीं मिले क्या, लोथाप से हमको शिकार करते हुए चित्र मिले हैं, अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि कोई मानव शिकार कर रहा है तो केवल अपने लिए तो नहीं कर रहा है ना, अपने परिवार के लिए कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उनका जीवन कैसा स्टार्ट हो गया था, सामाजिक जीवन शुरू हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, फिर अगर हम इनके तकनीकी और आर्थिक प्रगति की बात करें, एक इस पॉइंट को देखें, तो यहाँ पर हम धातु विज्ञान के बारे में भी तो लिख सकते हैं कि हमको यहाँ पर धातु विज्ञान में क्या, जैसे 8 ताम्र आकृतियाँ हमें कहाँ से मिली हैं, तो बनकोट से मिली हैं। और 5 ताम्र आकृतियाँ हमको कहाँ से मिली हैं, तो हमने नैनी पाताल भी पढ़ा था, पिथौरागढ़ का। ठीक है, नैनी पाताल भी पढ़ा था, है ना। या हम करेंगे कि 5.2 kg का हमको मुखौटा भी मिला था किमनी गांव से। कहाँ से मिला था, किमनी गांव से, सॉरी मलारी गांव से मिला था, मलारी गांव से ये भी मिला था। ठीक है, कृषि का आरंभ भी हो चुका था इसी में, तकनीकी और आर्थिक विकास में हम तो लिख सकते हैं ना कि कृषि का भी विकास हो चुका था। और ये हमको कहाँ से मिला है, तो हमने वहाँ पर पढ़ा था ना, कहाँ पर, कि टिहरी के थापली में हमको क्या मिला था, धान के साक्ष्य भी मिले थे। ठीक है, तो हमने वहाँ पर ये भी जाना कि हमको वहाँ पर से क्या मिले थे, धान के साक्ष्य भी मिले थे। कहाँ से, तो हमको ये मिले थे टिहरी गांव से। यहाँ से हमको PGW मतलब जो क्या था, जो चित्रित धूसर मृद भांड, ठीक है, वो भी हमको यहाँ से देखने को मिले थे। कहाँ से, कहाँ से ये तकनीकी विकास में डाल सकते हैं ना हमको, कि हम क्यों भाई तकनीक आनी शुरू हो गई थी उस टाइम पे लोगों में, वो मृद भांड बना रहे थे, आर्थिक प्रगति के लिए वो अपने धान कर रहे थे, तो ये साक्ष्य भी लिख सकते हैं हम। अब जैसे ये तीसरा पॉइंट है धार्मिक और अंतिम संस्कार, तो धार्मिक और अंतिम संस्कार को देखो, इसमें जो थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं धार्मिक और जो अंतिम संस्कार है, यहाँ पर क्या हम ये नहीं लिख सकते कि जो कप मार्क्स थे। अब कप मार्क्स क्यों बने थे, देखो ये तो उन्हीं लोगों को पता होगा ना, लेकिन कप मार्क्स हमको वास्तव में कहाँ मिले, केवल मंदिरों में देखने को मिल रहे हैं, लगभग मंदिरों में देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये आस्था से जुड़े भी तो थे, ये किससे जुड़े थे, आस्था से जुड़े थे, है ना, कप मार्क्स, है ना। और या तो ये आस्था से जुड़े हों, या ये फिर कोई खगोल गणना के लिए हों, ठीक है, खगोल गणना के लिए हों। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है कि धार्मिक और अंतिम संस्कार, मतलब अंतिम संस्कार को चलो यहाँ पर ज़्यादा हो गया, अंतिम संस्कार को अगर हम छोड़ भी दें, पर धार्मिक संस्कार की बात करें,
ठीक है। तो धार्मिक संस्कार से हम यहाँ पर लगा सकते हैं ना कि हमको कब मार्क्स मिले थे, कब मार्क्स हमको मंदिरों में ही मिले थे। तो जब वो कब मार्क्स को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, आस्था से रिलेट कर सकते हैं, या कोई खगोल गणना के लिए भी तो हो सकता है कब मार्क्सों की कोई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी मेन बॉडी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, मेन बॉडी बना सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमको एक कंक्लूजन भी देना होता है, ठीक है। तो वो भी आप दे सकते हैं। तो मतलब 30-35 नंबर का, 30-35 वर्ड का आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। वहीं 100 शब्दों के आसपास आपकी मेन बॉडी हो गई, ठीक है। और वहीं लास्ट में 25 शब्दों के आसपास आपका क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। तो आपको ये आपका ये क्या हो जाएगा, 150 नंबर का पूरा क्या वो बन जाएगा, आंसर बन जाएगा मतलब, ठीक है। तो इससे हम मतलब तथ्यात्मक जानकारी से हम आंसर कैसे लिख सकते हैं, हमने वो भी देखा। तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। आज आपने प्रागैतिहासिक काल के बारे में देख लिया है और इसका मीन्स में यूज़ कैसा होना है आपने ये भी देख लिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद।